चलिए 15। आइए पहला प्रश्न पर आइए। जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन। ठीक है, जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन, और इसको क्रम विकास भी कहते हैं। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं? क्रम विकास, जो भी आप कह लीजिए। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समाया? लेमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क पूरा नाम था, लेमार्क के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो जैव विकास का या क्रम विकास का पहला जो सिद्धांत आया था वो लेमार्क का ही आया था, और सबसे मान्य सिद्धांत जो है वो डार्विन का है। नेक्स्ट, लेमार्क के क्रम विकास का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? बड़ी आसान प्रश्न है। फिलोसफिक जूलॉजिका में प्रकाशित हुआ था, और यह पुस्तक 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है, 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? हाँ, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। प्राकृतिक चयन की बात डार्विन ने किए हैं, जीवन संघर्ष की बात डार्विन के किए हैं, नए अंगों का अचानक विकास उत्परिवर्तन कहलाता है, और उत्परिवर्तन की बात हुगो डी ने की है। तो यानी कि चार बातों में एक ही बात लेमार्क का ही है। और लेमार्क का जो मूल सिद्धांत यही है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, करोड़ों पीढ़ियों तक वंशागति होने के बाद एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन लेमार्कवाद से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन लेमार्कवाद से संबंधित नहीं है? तो पहला है, जीवन के अंदर की शक्ति से विभिन्न अंगों की वृद्धि करती है। बिल्कुल ये लेमार्क का कथन है। परिवर्तित वातावरण का जंतुओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इससे नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। यह भी लेमार्क का है। भोजन तथा आवास सीमित होने के कारण जंतुओं से आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा, यह बात नहीं है। अस्तित्व के संघर्ष की बात डार्विन ने की है। अस्तित्व के संघर्ष की बात डार्विन ने किए हैं, अस्तित्व के संघर्ष के बाद लेमार्क ने नहीं किए हैं, यानी सी जो है गलत है। उपयोग अनुपयोग की बात तो लेमार्क किए ही किए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। जीवों के प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन की जब भी बात होगी तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। हालांकि इसमें रसेल वेलेस और स्पेंसर का भी योगदान है। ऑप्शन आएगा, टेंशन का लेते हैं, बोले ना प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आ रहा है ऑप्शन। डार्विनवाद आ रहा है, प्रश्न आ रहा है। ठीक है, आपका जो भी प्रश्न सेट करेगा हमसे ज्यादा योग्य होगा है, वो आपको जो भी प्रश्न देगा उसी अनुसार से उत्तर देना है। अब प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 6 नंबर, डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाववाद में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित है? डार्विनवाद में विभिन्नता की सर्वव्यापकता थी। उपयोग अनुपयोग डार्विनवाद का नहीं, लेमार्कवाद है। अस्तित्व के लिए संघर्ष भी डार्विनवाद है। योगतम की अतिजीवता भी डार्विनवाद है। उपार्जित लक्षण लेमार्कवाद है। उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति भी डार्विनवाद है। तो डार्विनवाद 1 3 4 6 1 3 4 6 डार्विनवाद है, जबकि 2 और 5 लेमार्कवाद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में नहीं है? ये अंगों की उपयोग अनुपयोग की बात लेमार्क ने किए हैं ना, ये डार्विन ने किए हैं। डार्विन योगतम की उत्तरजीविता की बात किए हैं, अस्तित्व के संघर्ष की बात की है, प्रजनन की तेज दर की बात की है, लेकिन अंगों के उपयोग अनुपयोग की बात जो है यह डार्विन ने नहीं की है, यह लेमार्क ने की है। जीवों में आपस में संघर्ष होने के क्या कारण है, या अस्तित्व के संघर्ष होने के क्या कारण है? तो अस्तित्व के संघर्ष होने का पहला कारण प्रजनन की तेज दर होना है।
दूसरा कि भोजन और आवास क्या है, सीमित है, लेकिन प्रजनन की तेज दर होने के कारण ही उनके बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष या आपस में संघर्ष छिड़ जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के वास्तविक जन्मदाता कौन है? हुगो डी ब्रिज है। हुगो डी ब्रिज है। प्राकृतिक चयन सिद्धांत को स्थापित करने में किस वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया है? ठीक है, डार्विन ने भी दिया हुआ है और रसेल वेलेस और स्पेंसर ने भी दिया है। आ गया ऑप्शन आए तो यहां क्या मारेंगे? डी मारेंगे। क्लियर? क्या हुआ बोलिए। 11 नंबर समरूप अंग। समरूप अंग होते हैं। इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो जब इस तरह का ऑप्शन आए तो इस तरह का आंसर देना है। समरूप अंग क्या होते हैं? कार्य में समान। समरूप अंग कार्य में समान होते हैं और समरूप अंग निकटगामी विकास को दर्शाते हैं और समरूप अंग ये भी दर्शाते हैं कि समरूप अंग वाले जीवों के पूर्वज एक नहीं था बल्कि अलग अलग था। क्या रचनाकार दोनों में कैसे समान होगा? कहां रहते हैं जी, बेहोश होकर बोलते हैं। आइए, कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख क्या है? समरूप अंग है क्योंकि इनके कार्य समान है लेकिन रचना क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट, मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद क्या है? समजात अंग है। क्या है? समजात अंग है। मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद या पश्चपाद क्या है? समजात अंग है। समजात अंग क्या होते हैं? रचना में समान। कभी कभी दे देता है रचना की जगह आंतरिक रचना, तो उसमें धरफराना नहीं है। रचना दे कि आंतरिक रचना दे, सब में समान होते हैं। हाँ, लेमार्क की प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफिका जूलॉजिका 1809 में प्रकाशित हुई थी। 1809 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। अचानक बलाबाद उत्परिवर्तन में हुआ है। ठीक है, अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति की बात उत्परिवर्तन के सिद्धांत में किया गया है और उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज का है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डार्विन का नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए, जब बात नेचुरल सिलेक्शन है तो नेचुरल सिलेक्शन में हम आंसर देंगे किसका? ये पुस्तक जो है ये ओपेरिन का है, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ यहां पुस्तक की बात जो नेचुरल सिलेक्शन लेकर किया गया है, तब इसका आंसर क्या होता है? डार्विन होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब दे दे कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तब आप क्या मारिएगा? डार्विन मारिएगा। और जब सीधे सीधे पूछेगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपेरिन है। इसलिए दोनों प्रश्न बगल में है कि किसी भी तरह का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछेगा तब क्या मारना है? ओपेरिन मारना है। कोई कंफ्यूजन नहीं। विकास की दशा मुख्यतः किसके द्वारा निश्चित होती है? तो मुख्यतः तो विभिन्नता के द्वारा होती है, लेकिन ऑप्शन इनमें से सभी वाला है तो यही आंसर होगा, डी होगा। अगर ये नहीं रहता तो तब हम आंसर क्या मारते? विभिन्नता, क्योंकि इवोल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण विभिन्नता है, वेरिएशन है। हाँ, 18 का डी होगा। हाँ, डी होगा। चलिए आइए, भोजन एवं आवास के लिए जंतुओं में आपस में किस प्रकार का संघर्ष होता है? तो संघर्ष 3 प्रकार का होता है। एक समान जाति में अंतर आ जाती है, अलग अलग जाति में, और पर्यावरणीय मतलब बहुत अधिक बाढ़, सुखाड़, इन सब से जब संघर्ष करना पड़े तो उसे हम पर्यावरणीय संघर्ष कहेंगे। तो इनमें से सभी होगा। 3 प्रकार के ही संघर्ष होते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आप जानते हैं, बाह्य कर्ण की पेशियां, निक्टेटिंग पर्दा, ये सारे के सारे अवशेषी अंग है। नेक्स्ट, दाहिना फुफ्फुस, लेफ्ट लंग्स जो है किसका अवशेषी अंग है? सांप का। ठीक है, दाहिना फुफ्फुस सांप का अवशेषी अंग है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? ठीक है, हाँ, सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है। सबसे कारगर दांत तो यही है दोस्तों। हाँ, भोजन भी काटते हैं, सुरक्षा भी कर लेते हैं। तो सामने वाले चपटे दांत किसी भी दृष्टिकोण से अवशेषी अंग तो होगा नहीं। 24 पर आइए। किस सिद्धांत के अनुसार नई जाति का निर्माण छोटी छाटी नहीं, छोटी छोटी होगा? छोटी छोटी विभिन्नताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी संचयन से नहीं, बल्कि सामान्य जनकों की संतानों के अचानक, हाँ अचानक की बात होगा तब सीधे आंसर मारिए। क्या? उत्परिवर्तन। जब अचानक की बात हो तो ये उत्परिवर्तन में ही संभव है। नेक्स्ट, पक्षियों और कीटों के जो पंख है वो क्या है? असमजात। असमजात यानी कि समरूप। ठीक है, असमजात यानी कि समरूप अंग भी कहते हैं। असमजात को समरूप अंग भी कहते हैं दोस्तों। पेंगुइन के पैडल्स और वेल के फ्लिपर्स जो है ये समजात अंग है। पेंगुइन के पैडल्स यानी जिसके सहायता से वो तैरते हैं, और वेल के फ्लिपर जिसके सहायता से वे तैरते हैं, ये दोनों ही समजात अंग है। ठीक है, याद रखिएगा कि पेंगुइन के पैडल्स तथा व्हील के फ्लिपर्स ये समजात अंग है, और पैडल्स और फ्लिपर्स दोनों ही तैरने में सहायता करते हैं इन जीवों के। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भूर्णीय प्रक्रिया में समानता रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल संरचना में समानता है तो वो समजात अंग है। पुनरावृत्ति यानी कि रिकैपिटुलेशन का थ्योरी किसने दिया है? हीकेल ने दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत हीकेल ने दिया है दोस्तों। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जा सकता है। तो सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट जो हम कर सकते हैं वह अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग। लंबे समय तक सांप ने जिन अपने अंगों का उपयोग नहीं किया वो धीरे धीरे पीढ़ियां बीतते बीतते लुप्त होते गई। यानी माना जाता कि सांप के जो पूर्वज थे उसको पैर थे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते थे। धीरे धीरे पैर का जो विकास पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते गया और एक बाइक जो है गायब हो गया। हाँ, मानव में पूछ 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह है कि पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर ही बढ़ती गई। बिल्कुल लेमार्क के अनुसार यही हुआ है। लेमार्क के अनुसार जिराफ की अगर बात करिएगा तो जिराफ की लंबी गर्दन कौन सा आया? तो लंबे समय तक उसके पूर्वज गर्दन का इस्तेमाल किए बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी गर्दन का विकास होते गया और अंत में इतना हुआ कि जिराफ बन गया दोस्तों। तो ये सही है। लेमार्क के अनुसार जिराफ के लंबी गर्दन का कारण यही है कि पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर ही बढ़ती गई क्योंकि गर्दन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता गया। लेकिन डार्विन का कहना है कि डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात, बिल्कुल अस्तित्व की संघर्ष की बात ही डार्विन की है, तो डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। यानी कि जिराफ का जो उदय हुआ इस पृथ्वी पर उसमें डार्विन का कथन यह है, लेमार्क का कथन यह है, और दोनों ही कथन सही है। दोनों ही कथन सही है।
ऑनलाइन में सब गलत आंसर दे रहा है। अच्छा, गलत दे रहा है तो कोई दिक्कत, दे रहा ना जी, और उसके बाद जब बता रहे हैं तो उसको सही कर लेना है क्या। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? गोरिल्ला है, गोरिल्ला सबसे निकट संबंधी, गोरिल्ला। विकास का कच्चा माल किसे कहते हैं? विभिन्नताओं को कहते हैं, वेरिएशन को कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन ही जमा होते होते विकास विभिन्नताएं कहलाता है। मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज है ड्रायोपिथेकस, लेकिन ड्रायोपिथेकस ऑप्शन में है नहीं। ड्रायोपिथेकस के बाद सबसे पुराना पूर्वज रामापिथेकस। मानव के विकास के क्रम का जीवाश्म जो रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं वो नोट्स में दिया हुआ है। सबसे पुराना पूर्वज मानव का ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस बाद अर्ली होमोसेम्पियस, और उसके बाद निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, और क्रो-मैग्नन से मॉडर्न मैन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज इयोहिपस है। इयोहिपस घोड़े का भी जीवाश्म रिकॉर्ड आपके नोट्स में दिया हुआ है, और उसमें सबसे पुरातन पूर्वज इयोहिपस है। और इयोहिपस गधा की तरह था, गधा से भी छोटा था। धीरे धीरे बढ़ते करोड़ों पीढ़ियों के बाद ये घोड़ा बना है। आइए 35 नंबर, प्रकृति योग्यतम और अनुकूल विभिन्नता वाले जीव को चुन लेती है। मतलब प्राकृतिक चयन की बात की जा रही है। मतलब किसकी बात की जा रही है? डार्विन की। चुनने की बात प्राकृतिक चयन, और प्राकृतिक चयन यानी कि डार्विन। लेमार्क बात का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया, तो वे कौन थे? वाइजमान थे। यानी चूहे का पूंछ काटा था और 21 पीढ़ी तक काटते रह गया। आइए दोस्तों, योजक करी से यह प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? आर्कियोप्टेरिक्स यह एक जीवाश्म है, बिल्कुल आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म है। इसके जबड़े में दांत तथा उंगलियों में नख थे, यह भी सही है। इसमें डायने तथा पर या पंख विद्यमान थे, बिल्कुल सभी, इनमें से सभी। और ये पक्षी और सरीसृप के बीच, सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक करी है। एकिडना एक योजक करी है, सरीसृप और स्तनधारी के बीच का। एकिडना विलुप्त करी नहीं है। इससे पहले जो आर्कियोप्टेरिक्स पढ़े थे, आर्कियोप्टेरिक्स विलुप्त करी भी है, क्योंकि वो विलुप्त हो चुके हैं, और विलुप्त करी होने के साथ साथ आर्कियोप्टेरिक्स योजक करी भी है। तो कई ऐसे योजक करी है जो विलुप्त करी हो चुके हैं, अर्थात वो धरती पर अब पाए नहीं जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स योजक करी के साथ साथ विलुप्त करी भी है, लेकिन एकिडना आज भी पृथ्वी पर वर्तमान है। एकिडना विलुप्त करी नहीं है, एकिडना योजक करी है, और सरीसृप स्तनधारियों के बीच का योजक करी है। निम्नलिखित में कौन एक फुफ्फुस मत्स्य यानी कि अंग्रेजी में लंग्स फिश है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? तो प्रोटोप्टेरस। ये सब रट्टा मार क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्ट की। लंग्स फिश फुफ्फुस मत्स्य जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है, प्रोटोप्टेरस है। एक ही प्रजातियों के बीच में आपस प्रजनन क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन। अब भिन्न भिन्न जातियों के बीच होने वाले अप्राकृतिक प्रजनन को क्या कहेंगे? अंतर प्रजनन कहेंगे। जाति उद्भवन स्पेसिफिकेशन की संभावना किसमें नहीं होती है? अलैंगिक जनन और स्वपरागन उत्पन्न जीवों में जाति उद्भवन की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि अलैंगिक जनन और स्वपरागन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, और विभिन्नताएं जब उत्पन्न नहीं होगा तो फिर जाति उद्भवन की संभावना नहीं पाई जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मांड लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है दोस्तों हमारा ब्रह्मांड। जीवन की प्रथम कोशिका आज से 2000 मिलियन वर्ष पूर्व, कितना?
2000 मिलियन वर्ष पूर्व, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया था, और 2000 है नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। आगे बढ़े। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा, डीएनए अनुक्रम, डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं जी, ठीक है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है। तो डीएनए अनुक्रम का मतलब डीएनए के नाइट्रोजन बेस के अनुक्रम की बात हो रही है। तो डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है, तो आणविक जाति वृत्त कहलाता है, पारिभाषिक शब्द है, याद करिएगा। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जाति वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर डायनासोर कब समाप्त हो गए? 65 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हो गए, 65 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हो गए। होमो इरेक्टस, जो मानव के विकास के क्रम की विभिन्न अवस्था है, तो होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता 900 सीसी का था। क्लियर? 900 सीसी का। निएंडरथल मानव का मस्तिष्क का आयतन कितना था? हाँ, 1400 सीसी था। सेंटीमीटर क्यूब, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। क्लियर है? क्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु कौन है? जीवाश्म। पहला महत्वपूर्ण परमाणु अवशेषी अंग, अवशेषी अंग से भी ज्यादा योजक करी, और डायरेक्ट गवाह पेश किए थे किसको? जीवाश्म को। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने पूरा फोकस विभिन्नता पर किया था, लेकिन वो ये नहीं बताए थे कि विभिन्नता की उत्पत्ति होती कैसी है। वो तो बाद के समय में जब जेनेटिक्स की स्थापना हुई तब जाकर पता चला कि विभिन्नताओं के उत्पत्ति का कारण जीन है। इनमें कौन जीवाश्म की आयु गणना की आधुनिक विधि नहीं है? रेडियो कार्बन तो ये आधुनिक विधि है, समस्थानिक भी आधुनिक विधि है। समान गुण वाले अन्य जीवों की आयु द्वारा किसी जीवाश्म की आयु की गणना करना ये पुरातन विधि है, जो अब इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? जल में हुई, क्योंकि स्थल पर डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें आ रहे थे, ओजोन परत नहीं था, इसीलिए स्थल पर जीवन का विकास संभव ही नहीं था। सर्वप्रथम यह तथ्य किसने प्रकट किया कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जलवाष्प के से विद्युत विसर्जन द्वारा कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण संभव है? तो एस.एल. मिलर ने, एस.एल. मिलर ने। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन यौगिक के रूप में मौजूद था, यानी ऑक्सीजन जल के रूप में मौजूद था, लेकिन स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप में मौजूद था, सबसे ज्यादा मौजूद था।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक जैव अणुओं के संश्लेषण हेतु प्रारंभ में पृथ्वी का वातावरण अपचायक होना अनिवार्य था, बिल्कुल। और वर्तमान में वातावरण क्या है? हाँ, ऑक्सीकारक है। दोनों सही है, दोनों सही है दोस्तों। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? बंदर है, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस दोनों के काफी मिलते जुलते हैं। HMS बीगल जहाज से विश्व भ्रमण पर डार्विन गए थे और विश्व भ्रमण पर आकर ही उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ? तो सबसे पहले पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा के बाद प्लेटी हेलमिंथेज, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेज के बाद एस्के हेलमिंथेज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और उसके बाद कोडेटा। अब कोडेटा में पहले मछली, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर पक्षी और सबसे अंत में स्तन। तो विकास का क्रम आपको पता है ना? विकास का क्रम 5वां नंबर चैप्टर जो एनिमल किंगडम पढ़े थे, उसमें जैसे जैसे हम पढ़े हैं विकास का क्रम उसी रूप में है। यानी सबसे पहले जंतु के रूप में इस पृथ्वी, हालांकि जंतु से पहले पौधा है इस पृथ्वी पर, लेकिन जंतु में सबसे पहले पोरीफेरा आए, पोरीफेरा के बाद सिलिंट्रेटा आए, सिलिंट्रेटा के बाद कृमि आए या प्लेटी हेलमिंथेज, एस्के हेलमिंथेज आए, फिर एनिलिडा आए, फिर ऑर्थोपोडा आए, फिर मोलस्का आए, इकानोडर्मेटा आए, हेमिकोडेटा आए, कोडेटा आए। कोडेटा में पहले मछली आए, उसके बाद एम्फीबिया आए, उसके बाद रेप्टिलिया आए, उसके बाद एबीज यानी पक्षी आए और सबसे अंत में उसी क्रम में मिलानो है दोस्तों ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का है। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का। और डॉल्फिन है स्तनधारी। तो मोलस्का के बाद स्तनधारी, ये तो ठीक है। स्तन शार्क मछली है, स्तनधारी के बाद मछली विकास किया है, ये होगा? गलत है। पेंगोलिन आपको स्तनधारी है, ठीक है ना। कच्छप आपका रेप्टिलिया है, स्तनधारी के बाद रेप्टिलिया विकास किया, गलत हो गया। सालमेंडर एम्फीबिया है, अजगर रेप्टिलिया है, कंगारू स्तनधारी है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मेमेलिया विकास का क्रम सही है कि नहीं? यहां देखिए एम्फीबिया, मेढक एम्फीबिया, केकड़ा डायरेक्ट लेकर चला गया ऑर्थोपोडा पर। तो पहले एम्फीबिया आया तब ऑर्थोपोडा आया। झींगा भी ऑर्थोपोडा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो विकास के संदर्भ में जो अनुक्रम सही है वो सालमेंडर, अजगर, कंगारू, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमेलिया, ये क्रम सही है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़े, चलिए बताइए इसमें क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल ए होगा। उभयचर के बाद, सरीसृप के बाद, पक्षी के बाद यही होगा ना। निम्नलिखित में केवल अफ्रीका में ही पाए जाते सब जिराफ, जबरा, गोरिल्ला सारे का सारा अफ्रीका में ही पाए जाते, भारत में नहीं पाए जाते। भारत के शिवालिक पहाड़ी पर प्राप्त आदि मानव के जीवाश्म रामापिथेकस था। शिवालिक पहाड़ पर मिलने के कारण ही जीवाश्म का नाम रामापिथेकस रख दिया गया। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियम काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? हाँ, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। और बैक्टीरिया, सबसे पहले कौन सा जीवन पनपा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुई थी। पृथ्वी के विकास को कई कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और कालखंड को बांटकर भूगोल में आप लोग पढ़िएगा तो एकदम ये सब रट्टा मार क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं होगा एग्जाम में। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्राग ऐतिहासिक पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन से पहले नीएंडरथल। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला, जावा कपी मानव। 2 पैरों पर खड़ा होकर सीधा चलने वाला पहला मानव जावा कपी मानव, जावा कपी मानव।
महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति कहां पर हुआ? अफ्रीका में हुआ। कहां पर हुआ? प्राग ऐतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रिया के साथ दफनाना प्रारंभ किया, वो कौन था? निएंडरथल था। कौन था? निएंडरथल। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? हाँ, तो प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन, यानी नव डार्विनवाद में उत्परिवर्तन को भी जोड़ा गया है। अब प्राकृतिक चयन तो डार्विनवाद है, नव डार्विनवाद में उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। विज्ञान के किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? आर्कियोलॉजी में है। किसमें है? आर्कियोलॉजी। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। विकास का क्रम पूछ रहा है जी। तो कीट आर्थ्रोपोडा है सबसे पहले। कवच वाले जीव मोलस्का होते हैं। कवच वाले जीव कौन होते हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सरीसृप, स्तनधारी। 2 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4। चलिए दोस्तों, खत्म हो गया। बोलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों साहब, कोई दिक्कत नहीं? खत्म हो गया। इसके बाद क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट पर आइए, इन्वायरमेंट करवाएंगे। आ रहे हैं, फिर लिंक अप टूट जाएगा। इन्वायरमेंट से काफी चीज लिंक है। आइए इन्वायरमेंट पर। स्केलेटन नहीं पढ़ाएंगे तो कोई ऐसा थोड़े कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। आइए इन्वायरमेंट पर आइए।